क्लासिफिकेशन चैप्टर अपने अंतिम टॉपिक पर आ चुका है, वायरस। वायरस के बाद थोड़ा जो है शॉर्ट में हम सब वायरल एजेंट की भी बातें करेंगे। सो स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो लेक्चर विथ वायरस। बड़े खतरनाक होते हैं वायरस, बड़े 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 खतरनाक होते हैं, चिंदी टाइप के होते हैं, जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, स्मॉल होते हैं, कोई इनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, असेलुलर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। वायरस को केवल एक ही काम आता है, लिविंग होस्ट के ऊपर अटैक करो, वो भी इंटरनल जो है पैरासाइट रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सटर्नल एक्टोपैरासाइट के जैसा काम नहीं करेंगे, ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट के जैसा काम करेंगे। इनका काम है, वायरस का एक ही काम है, होस्ट लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल पर अटैक करो, उस होस्ट के मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करो, रिप्रोडक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एन नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस करेंगे और फाइनली होस्ट को मार देंगे। दे कॉज डिजीज। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूं। यहां पर मैंने वायरस हेडिंग लिया, डेफिनेशन दे रहा हूं, प्लीज समझिएगा प्लीज। वायरस सिंपली इन्फेक्शियस एजेंट है। बैक्टीरिया, फंगस, जो हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा और फंजाई में जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पढ़े, ये जो है ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंगस वगैरह ये डिजीज भी कॉज करते हैं। इनका यूजफुल इंपॉर्टेंस भी है, हम लोग इनसे एंटीबायोटिक्स वगैरह भी ऑब्टेन करते हैं। बैक्टीरिया इवन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से मुझे याद है सिफेलॉइड को लेकर मैंने बात किया था। लाइकेन में हमने बलून लाइक स्वॉलन बल्ब स्ट्रक्चर की बात किया था, सिफेलॉइड, और सिफेलॉइड में ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी लाइकेन सिफेलॉइड का फॉर्मेशन शो करेगा वो लाइकेन के पास ब्लू ग्रीन एल्गी रहेगा सिफेलॉइड स्ट्रक्चर में, और वो लाइकेन नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। लाइकेन कैन फिक्स नाइट्रोजन, अगर ऐसा कुछ आया तो राइट रहेगा। ठीक है, याद आ गया मुझे तो मैंने बता दिया। वापस आते हैं वायरस। वायरस इन्फेक्शियस एजेंट है। वायरस सिंपल असेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक रिप्रेजेंट करता है। वायरस के पास लिविंग कैरेक्टर भी होता है, नॉन लिविंग कैरेक्टर भी होता है। वायरस ऑब्लिगेट होस्ट स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। वायरस इन्फेक्शियस एजेंट है। वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है, जिस पर्टिकुलर होस्ट पर वायरस अटैक कर रहा है सिर्फ उसी पर अटैक करेगा। अगर वायरस का होस्ट नहीं तो वायरस नॉन लिविंग एजेंट के जैसा जो है इनर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। बट वायरस एक होस्ट से दूसरे होस्ट से तीसरे होस्ट जंप नहीं करेगा, बट स्पेसिफिक होस्ट। वायरस ह्यूमन पर अटैक कर रहा है तो केवल ह्यूमन पर, वायरस जो है एनिमल्स पर अटैक कर रहा है तो केवल एनिमल पर, वायरस प्लांट्स पर अटैक कर रहा है तो केवल प्लांट्स पर, होस्ट चेंज नहीं कर सकता। बैक्टीरिया है, फंगस है, जो डिजीज कॉज करते हैं, ये अपना होस्ट चेंज कर सकते हैं। कभी कभी एक से ज्यादा होस्ट होते हैं, बट वायरस केवल और केवल अपना ही होस्ट, उसी होस्ट पर अटैक करेगा। सम अप कर रहा हूं डेफिनेशन को लेके, सुनिएगा प्लीज। वायरस इन्फेक्शियस एजेंट है, वायरस होस्ट स्पेसिफिक है, वायरस इंट्रासेलुलर पैरासाइट है विथ सिंपल असेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। आगे और भी हम बात बढ़ाएंगे, फिलहाल ये हम यहां पर डेफिनेशन मेंशन कर देते हैं, सुनिएगा प्लीज। वायरस को मैंने डिफाइन किया, वायरस इज इन्फेक्शियस, वायरस इज इन्फेक्शियस डिजीज कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, वायरसेस जो है प्लूरल में लिख सकते हैं। ठीक है, नीड योर अटेंशन। यहां पर वायरस इज होस्ट स्पेसिफिक, वायरस इज होस्ट स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट।
ध्यान से समझिएगा प्लीज। इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इसके पहले हमने सुना होगा कभी न कभी एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट ओवर द बॉडी जो है, जैसे जो है लीस हो गया या जो है जोक हो गया, हम जिसको जो है बोलते हैं एक्टोपैरासाइट जो ओवर द बॉडी जो है एज अ पैरासाइट रहेंगे। एंडोपैरासाइट जो इनसाइड द बॉडी जो है एज पैरासाइट रहेंगे। लेकिन वायरस स्पेसिफिक है, सेल के अंदर ही ये जो है एंट्री करेगा, तभी लिविंग के जैसा काम करेगा। सेल के बाहर है वायरस, टिश्यू के ऊपर है, ऑर्गन के ऊपर है, वायरस कुछ नहीं कर सकता। जब तक ऑर्गन के सेल के अंदर नहीं जाएगा, जब तक टिश्यू में प्रेजेंट सेल के अंदर नहीं जाएगा, जब तक सेल के अंदर नहीं जाएगा, फाइनली बात बता रहा हूं, तब तक वायरस नॉन लिविंग के जैसा काम करता रहेगा। बात समझिएगा। सो वायरस इज होस्ट स्पेसिफिक, इंट्रासेलुलर मेंशन कर देते हैं यहां पर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, स्ट्रिक्ट पैरासाइट है, स्ट्रिक्ट पैरासाइट। वायरस ना तो सैप्रोफाइट हो सकता है, ना तो वायरस कुछ हो ही नहीं सकता पैरासाइट के अलावा, कुछ भी और बोलना। हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइट, सिम्बायोटिक, कुछ नहीं, ऑटोट्रॉफिक, कुछ नहीं बोल सकते। वायरस को बोला जा सकता है तो पैरासाइट बोला जा सकता है। कैसा पैरासाइट बोला जा सकता है? ऑब्लिगेट। इनके पास कोई चॉइस नहीं है, इस पैरासाइट के पास कोई चॉइस नहीं। इसको जो होस्ट पसंद है, जो स्पेसिफिक होस्ट इसको पसंद है, सिर्फ उसी के ऊपर ये अटैक करेगा, उसी से जो है उसी को यूज करेगा। कैसे यूज करेगा, बात की बात हम अच्छे से समझाएंगे, याद रखिएगा और सुनिएगा। यहां पर वायरस, अब यहां पर आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। वायरस रिप्रेजेंट न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। वायरस रिप्रेजेंट न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर विच अटैक्स ओवर द होस्ट, uses host metabolic machinery, biosynthetic machinery for its own multiplication, for its own reproduction। वायरस को कुछ आता है तो एक तो जो है रिप्रोडक्शन करना आता है, बच्चे पैदा करना आता है, और दूसरा अगर कुछ आता है तो जिस होस्ट को यूज करेगा रिप्रोडक्शन के लिए, उस होस्ट को फाइनली टपका देगा। दो ही काम, होस्ट के ऊपर अटैक करो, होस्ट के मेटाबॉलिज्म को यूज करो, बच्चे पैदा करो, और बाद में होस्ट को मार दो। सिर्फ यही इतना काम आता है। नीड योर अटेंशन। वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, virus is nucleoprotein entity, better to say structure that attacks over host, uses host metabolic machinery for its own reproduction, for its own multiplication। न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। आगे मैं स्ट्रक्चर जब डिटेल में डील करूंगा तो आपको बोलूंगा वायरस के पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों साथ में किसी भी वायरस के पास नहीं होगा। आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल यहां पर डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं। डिजीज कॉजिंग, होस्ट स्पेसिफिक, ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट को यूज करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, आगे कुछ और नहीं करेगा। समझाएंगे। ये मैं इरेज कर रहा हूं, सुनिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला? वायरस इज कनेक्टिंग लिंक, वायरस इज connecting link between living and non-living, between living and non-living। सुनते रहेगा, समझते रहेगा। वायरस हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग।
आगे मैं जस्टिफाई करूंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं। लाइकेन के साथ और वायरस के साथ नाइंसाफी किया था आरएसबी टेकर ने। लाइकेन और वायरस को किसी भी 5 किंगडम में प्लेसमेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला था लाइकेन को? मैंने बोल दिया, लाइकेन ड्वेल ऑर्गेनिज्म है, फंगस और एल्गी का परमानेंट एसोसिएशन है, तो कहां प्लेस किया जाएगा? ना तो फंगस के साथ रख सकते हैं, ना तो एल्गी के साथ। ऐसे में मैं वायरस को भी जस्टिफाई करूंगा। तो जो है वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो सुनिएगा, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं वायरस के पास ऐसे क्या क्या कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से मैं इसको लिविंग बोलूंगा, और वायरस के पास ऐसे क्या क्या कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से मैं इसको नॉन लिविंग बोलूंगा। सो वायरस का जो है नॉन लिविंग कैरेक्टर, वायरस का नॉन लिविंग कैरेक्टर्स और वायरस का लिविंग कैरेक्टर्स, वायरस का नॉन लिविंग कैरेक्टर और वायरस का लिविंग कैरेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। वायरस के पास प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। प्रोटोप्लास्ट जैसे बोला, सेल आप इमेजिन कर सकते हो। प्रोटोप्लास्ट का मतलब वायरस ना तो सेल मेम्ब्रेन, ना तो साइटोप्लाज्म, ना तो सेल ऑर्गेनेल, ना तो न्यूक्लियस, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ होता ही नहीं वायरस के पास। कुछ नहीं होता तो वायरस के पास क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सो यहां पर पहला पॉइंट लिया, लैक ऑफ प्रोटोप्लास्ट। लैक ऑफ प्रोटोप्लास्ट, किसी भी स्ट्रक्चर को लिविंग बोलना है तो एटलीस्ट उसके पास लिविंग स्ट्रक्चर के नाम पर सेल तो होना चाहिए ना। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर, जब सबसे पहला चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर मैंने बोला था किसी भी स्ट्रक्चर को लिविंग बोलना है तो एटलीस्ट वो सेल लेवल का कंपोजिशन शो करे। और अगर कोई स्ट्रक्चर सेल लेवल का कंपोजिशन शो कर रहा है तो वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का बना होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम प्रोटोप्लास्ट नहीं है इसके पास। वायरस के पास प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। तो सुनिएगा, वायरस गेट क्रिस्टलाइज्ड, एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज्ड, एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है। बेसिकली वायरस का प्रोटीन पार्ट में आगे आपको समझाऊंगा। बेसिकली प्रोटीन पार्ट, कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। वायरस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस किया जा सकता है। वायरस का क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर का, इसलिए ये नॉन लिविंग कैरेक्टर हुआ। थोड़ा सुनिएगा, वायरस हैज हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, एज ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ये थोड़ा आप याद कर लीजिए, मेरे माइंड में चल रहा तो मैंने बोल दिया था। बाकी जो है फिजिक्स वगैरह में देख लीजिएगा। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसी की सेम। इनएबिलिटी, सुनिए सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, वायरस के लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं, इनएबिलिटी ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस। वायरस खुद से एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। वायरस के पास फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं है, ना तो रेस्पिरेशन करेगा, ना तो एक्सक्रीशन, ना तो सर्कुलेशन, ना तो डाइजेशन, ना तो रिप्रोडक्शन, नहीं कुछ नहीं कर सकता। अरे कर क्या सकता है? खुद से तो कुछ नहीं कर सकता। आउटसाइड द होस्ट वायरस सिंपली मरेला है, मरेला, थकेला, हरेला, मरेला, कुछ नहीं कर सकता वायरस। सो मैंने यहां पर बोला इनएबिलिटी ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस, दैट इज फंक्शनल ऑटोनॉमी, फंक्शनल ऑटोनॉमी एब्सेंट है। फंक्शनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ फंक्शन, खुद से कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आगे जैसे जैसे बात बढ़ेगा अच्छे से समझेंगे। तो सुनिएगा, यहां पर वायरस एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। कोई भी स्ट्रक्चर अगर रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं ना, क्वेश्चन तो उठा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। रेस्पिरेशन नहीं कर सकता अगर कोई स्ट्रक्चर तो लिविंग कैसे? कोई भी स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है मतलब वो मरेला ही हुआ ना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हुआ ना। वायरस रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। थोड़ा सुनिएगा,
वायरस के पास एब्सेंट एब्सेंट है जो है एब्सेंस ऑफ एनर्जी, एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम। वायरस के पास एनर्जी को स्टोर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर करता है, जो है रेस्पिरेशन चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। क्लोरोप्लास्ट एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लाइट एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके पास एटीपी बनाने का कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने सुना होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फाइनली एटीपी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नहीं है इसके पास। वायरस के पास ग्रोथ और डिवीजन की भी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। यहां पर मेंशन कर देता हूं सो दैट यहीं पर हो जाए। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। ग्रो नहीं करेगा, वायरस जितना बड़ा है बस उतना ही बड़ा रहेगा। फिर वायरस के बच्चे जो है जो पैदा होंगे, क्या वो बापू जितने बड़े होंगे, हम बताएंगे आगे, ठीक है। वायरस, पेरेंट वायरस ने प्रोजनी बनाया तो आप सोचोगे कि जो पेरेंट वायरस है वो ग्रोन वायरस होगा और जो प्रोजनी बनेगा वो इमेच्योर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आगे बताएंगे। सो वायरस के पास प्रोटोप्लास्ट नहीं है, किसी भी स्ट्रक्चर को लिविंग बोलने के लिए उसके पास सेल लेवल का, प्रोटोप्लास्ट लेवल का कंपोजिशन होना ही चाहिए। प्रोटोप्लास्ट जैसे बोला मैंने, आपको इमेजिन करना है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल होना ही चाहिए, तभी तो कोई लिविंग स्ट्रक्चर अपना काम कर सकेगा। नहीं है इसके पास, क्रिस्टलाइज हो जाता है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के जैसा है। सेल्फ ऑटोनॉमी तो है ही नहीं, कोई फंक्शनल ऑटोनॉमी, खुद से कोई फंक्शन परफॉर्म कर ही नहीं सकता। फंक्शन परफॉर्म करेगा एक, केवल एक, वो भी बच्चे पैदा करना, वो भी खुद से नहीं, जब होस्ट के अंदर अटैक करेगा, होस्ट के मशीनरी की इसके पास इसका खुद का कुछ है ही नहीं। सिंपल असेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आगे और अच्छे से बात करेंगे, तो सुनिएगा। वायरस लिविंग क्यों बोल रहे हैं? जब वायरस खुद से कुछ कर ही नहीं सकता, सरवाइव होने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, ग्रोथ भी नहीं कर सकता, तो लिविंग क्यों? थोड़ा सुनिएगा। वायरस इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स में मैं आगे आपको बताऊंगा प्रोटीन, देन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एक्सेट्रा, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा के बने होते हैं। ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल में जो है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो है, लिपिड तो वैसे मैक्रो में नहीं आता है बट ठीक है, लिपिड को मैक्रो में रखा जाता है, इसेंशियली मैक्रो नहीं है, माइक्रो है। क्यों है? ये बायोमोलिक्यूल का स्टोरी है। सो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। सेम कंपोजिशन लिविंग मटेरियल का भी होता है, लिविंग मटेरियल भी मैक्रोमोलिक्यूल के बने होते हैं, ये भी बना होता है, इसलिए लिविंग कैरेक्टर पोजेस किया। सोचनेगा, वायरस है जेनेटिक मटेरियल, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। क्या इस मार्कर के पास है कोई जेनेटिक मटेरियल? क्या जो है ये व्हाइट बोर्ड के पास है कोई जेनेटिक मटेरियल? क्या फैन के पास क्या जो है, समझ में आया, जेनेटिक मटेरियल लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर होता है। वायरस के पास भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ऑन द नेम ऑफ आरएनए या फिर ऑन द नेम ऑफ डीएनए, मैं आगे आपको जो है समझाऊंगा। तो इसलिए इसके पास, थोड़ा सुनिएगा, वायरस के पास एबिलिटी है, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। भले ही वायरस तब मल्टीप्लाई करेगा जब वो होस्ट के सेल के अंदर रहेगा, बट मल्टीप्लाई तो कर सकता है ना। सोचो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर सकता है। जो है बाय मिस्टेक जो है, अगर हम राइस को जो है इनगल्फ कर लिए, राइस जो है बॉडी में गया और वो मल्टीप्लाई करने लगा, एक राइस खाओ, वो राइस पेट में गया, राइस मल्टीप्लाई करता गया, कितने सारे राइस, एक ही राइस, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, अपना रिप्लिकेशन नहीं बना सकता। वायरस मल्टीप्लाई कर सकता है, नो डाउट। आउटसाइड द बॉडी नहीं मल्टीप्लाई कर सकता, बट इनसाइड द लिविंग बॉडी मल्टीप्लाई करेगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो
पॉइंट समझ में आ रहा है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपना रेप्लिकेशन, अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। वायरस म्यूटेशन कर सकता है। वायरस शोज म्यूटेशन। म्यूटेशन आएगा 12th में, डिटेल में हम समझाएंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में सडन चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन दैट आल्सो चेंजेस द मॉर्फोलॉजी। म्यूटेशन अभी आप लोगों ने सुना होगा, ये अपना कोरोना वायरस आया ना, तो कोरोना वायरस म्यूटेशन ही तो शो कर रहा था। पहले कोविड-19 था, देन ओमिक्रॉन आया, देन जो है डेल्टा। ये क्या बोला जा रहा था कि ये पहली लहर है वायरस का, दिन दूसरी लहर आया, दिन तीसरी। वही कोविड-19 वायरस बार बार अपने आप को चेंज कर रहा था। क्या होता है चेंज, कैसे होता है चेंज, कौन सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी। बात की बात है म्यूटेशन, सडन चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन। म्यूटेशन रिप्रेजेंट सडन चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन दैट आल्सो चेंज द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वर्बली बोल रहा हूं, जहां पर डिटेल करना होगा वहां पर डिटेल करूंगा। वायरस कंसिस्ट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। क्या इसके पास कोई एंजाइम है? नहीं, इसके पास है। क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पास एंजाइम्स नहीं होता है, वायरस के पास एंजाइम होता है। वायरस कंटेन्स सर्टेन एंजाइम्स, सर्टेन एंजाइम्स। और एंजाइम्स का प्रेजेंस तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है ना, जो डाइजेशन में यूज होता है। ठीक है, सर्टेन एंजाइम्स, जैसे मैं यहां पर बोलूं न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम। न्यूरामिनिडेज इन्फ्लुएंजा वायरस में डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम। इसके पास लाइसोजाइम होता है जो लाइसिस करता है। इसके पास जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। क्या होता है, बात की बात है, वेल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। इसके पास आरएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज, कहीं कहीं पर मेंशन किया गया किसी किसी रेफरेंस बुक पर, आरएनए और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। वायरस के पास भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये आरएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करता है। आरएनए जो है पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए, और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से डीएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बनाएगा, और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाएगा। यहां पर ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो मैं वर्बली बोल रहा हूं, लिख लीजिए। जहां पर जो डिटेलिंग करना है मैं अच्छे से बताऊंगा, ये इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। लिविंग कैरेक्टर में ही दो और कैरेक्टर में मेंशन करना चाहूंगा, थोड़ा कंटिन्यू सीन करिएगा। यहां पर एबिलिटी, वायरस के पास एबिलिटी है, एबिलिटी टू टेक ओवर, एबिलिटी टू टेक ओवर बायोसिंथेटिक मशीनरी, एबिलिटी टू टेक ओवर बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट एंड मल्टीप्लाई विद इन होस्ट। ठीक है, प्रोड्यूसेस प्रोजेनीज विद इन होस्ट सेल या विद इन होस्ट। तो ये भी लिविंग कैरेक्टर हुआ, मल्टीप्लाई करना। और जो है बायोसिंथेटिक या मेटाबॉलिक मशीनरी, वायरस होस्ट के ऊपर अटैक करेगा, होस्ट के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, और सेल में जो भी मशीनरी हो रहा है, जो भी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा है, उन सबको ओवरटेक करेगा, आगे आएगा। और थोड़ा सुनिएगा, वायरस इट इज जो है वायरस हैज infective character, has infective character, causes diseases like common cold, influenza, smallpox, herpes disease, then जो है एड्स डिजीज एंड सार्स डिजीज, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम,
सार्स का मतलब क्या हुआ? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंड्रोम कोई सिंगल डिजीज नहीं रिप्रेजेंट करता है, सिंड्रोम में बहुत सारे डिफरेंट डिजीज के सिम्टम्स आते हैं। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो डिफरेंट जो है सिम्टम्स आएंगे उनको कलेक्टिवली हमने बोला सार्स। ये कोरोना डिजीज भी जो है सार्स के ही कैटेगरी में आता है। एड्स तो आपने सुना ही होगा, acquired immunodeficiency syndrome एड्स HIV वायरस के थ्रू होता है। 12th में हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में एड्स के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। अक्वायर्ड इम्यून को डेफिशिएंट कर देगा HIV वायरस। अक्वायर्ड इम्यून का मतलब जो WBC आपने सुना होगा, WBC टी सेल, बी सेल, किलर सेल, ऐसा आपने सुना होगा। मैक्रोफेजेस जो है ये अपना बॉडी सर्कुलेशन में जो है आता है, तो अलग अलग टाइप के। तो जो इम्यून सिस्टम है उसी को वीक कर देता है वायरस। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई डिजीज नहीं कॉज करता। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एलर्जी कॉज कर सकता है, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को स्मेल से एलर्जी है, किसी को चॉक पाउडर जो चॉक होता है उसके पाउडर से एलर्जी है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इरिटेशन कॉज कर सकता है, एलर्जी कॉज कर सकता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डिजीज नहीं कॉज कर सकता। वायरस डिजीज कॉज कर रहा है होस्ट को। ये तो मैंने एनिमल के लैंग्वेज में बताया, प्लांट में भी बहुत सारे डिजीज है, आगे बात करेंगे। हुआ ना वायरस लिविंग। तो वायरस के पास नॉन लिविंग कैरेक्टर है, वायरस के पास लिविंग कैरेक्टर है। वायरस ट्रूली लिविंग नहीं है, वायरस ट्रूली नॉन लिविंग नहीं है, वायरस है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कैरेक्टर। आरएस टेकर कहां रखते? नहीं बताओ। वायरस ट्रूली लिविंग है ही नहीं। वायरस सेल थ्योरी को नहीं मानता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलने के लिए एटलीस्ट सेल थ्योरी, सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन तो रिप्रेजेंट करे। वायरस इस थ्योरी को, इस लॉ को नहीं मान रहा है। कहां रखे हो बताओ। सो आरएस विटेकर ने इसको किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया। सो नॉन लिविंग कैरेक्टर और लिविंग कैरेक्टर क्या क्या है समझ में आ गया। क्यों जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक बोला गया? क्लियर है? प्लीज बताओ, जल्दी से बताओ, बात आगे बढ़ाएं। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कैरेक्टर हमने यहां पर मेंशन कर दिया, इरेज कर रहा हूं। ये कैरेक्टर जो मैंने लिखा ये लिविंग कैरेक्टर वाले कॉलम में ही लिखिएगा। ठीक है, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं कान से सुनिएगा। बात कर रहा हूं मैं पास्चर, साइंटिस्ट का नाम है 1880 में। ही गेव term virus, he gave term virus, and virus in Greek word virus it is called poison, it is called poison। ठीक है, वायरस को हम पॉइजनस एजेंट, वायरस का मतलब हुआ ग्रीक लैंग्वेज में पॉइजनस एजेंट या पॉइजन भी बोल सकते हैं। पॉइजनस एजेंट या पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं हम। ठीक है, अब 1880 के बाद 1892 की बात करते हैं। माई प्रोनाउंसिएशन इज माई प्रोनाउंसिएशन, नन ऑफ योर, आप अपना अलग से कर सकते हैं। DJ आइवानोवस्की, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है साइंटिस्ट का। WSKY 1892। पता नहीं फॉरेन वाले इतने अजीबोगरीब नाम क्यों रखते हैं, आइवानोवस्की। ठीक है, फॉरेन वालों को बिना चिंटू मिंटू पिंटू बोलने में जो है प्रॉब्लम तो होता ही होगा ना, तो ऐसे हमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, बाय द वे मेरा प्रोनाउंसिएशन मेरा है जो है। आइवानोवस्की ने क्या देखा, टोबैको के लीफ से इन्फेक्टेड टोबैको के लीफ में उन्होंने कुछ तो एक्सट्रैक्ट किया और वो कुछ तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को क्रॉस कर सकता है। तो उन्होंने बोला टोबैको के लीफ पर कोई तो ऐसा इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है
जो टोबैको के लीफ को मोजैक डिजीज कॉज कर रहा है, और ये मोजैक डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म टोबैको के लीफ में even smaller than bacteria है, as it can pass out through the bacterial proof filter, जो बैक्टीरिया को फिल्टर नहीं होने देगा उसको ये सुनिएगा। सो यहां पर आइवानोव्स्की ने ही एनालाइज्ड, ऐसा बोले, ही एनालाइज्ड tobacco leaf showing mosaic disease, ठीक है। he extracted, ध्यान दीजिएगा प्लीज, mosaic disease, he extracted infectious agent and found that it is even smaller than bacteria, as it can cross bacterial proof filters, ठीक है। he called this agent as tobacco mosaic virus, वायरस का नाम वायरस पहले ही दिया जा चुका है पाश्चर के थ्रू, वायरस का नाम पहले ही दिया जा चुका है पाश्चर के थ्रू, बट वायरस की डिस्कवरी किया आइवानोव्स्की। तो द डिस्कवरी ऑफ वायरस, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस हम बोल सकते हैं टोबैको मोजैक वायरस। सो यहां पर आइवानोव्स्की credited for discovery of virus, और पहला डिस्कवर्ड वायरस कौन सा है? टीएमवी वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, टीएमवी वायरस, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। 1880 में पाश्चर ने वायरस टर्म दिया, 1892 में आइवानोव्स्की ने वायरस डिस्कवर किया टोबैको प्लांट के लीफ में, उस वायरस का नाम दिया टोबैको मोजैक वायरस। बाद में आ गए WM बेजिरिंग 1898। इन्होंने क्या किया? ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट extract of infected leaf of tobacco can cause mosaic disease in healthy leaf also. Extract of infected leaf of tobacco can cause mosaic disease in healthy leaf also. तो उन्होंने इस वायरस का एक अलग नाम दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड टर्म दिया। बताते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। सो he demonstrated that extract of infected tobacco leaf, can cause mosaic disease in healthy leaf also, in healthy leaves also. Thus he called virus as contagium vivum fluidum, infectious
लिविंग फ्लूइड, infectious living fluid। 1935 में स्टैनले was the scientist who succeeded to crystallize the TMV वायरस। ठीक है, सो स्टैनले साइंटिस्ट का नाम है, 1935 में succeeded to crystallize, to get crystal of TMV virus, to crystallize टोबैको मोज़ेक वायरस। क्रिस्टल ऑब्टेन किया, इसलिए जो है नॉन लिविंग का कैरेक्टर बाद में जो है बोला गया। सो हमने वायरस का इंट्रोडक्शन लिया, डिफिनेशन लिया, लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर पढ़ लिया, और यहां पर डिस्कवरी आइवानोवस्की ने किया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बेजेरिंक ने बोला, क्रिस्टल के फॉर्म में सबसे पहले वायरस को ऑब्टेन किया स्टैनले ने, और पॉइजन इन्फेक्शियस एजेंट या पॉइजनस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट या पॉइजनस एजेंट जो है ग्रीक में वायरस का मीनिंग होता है। टर्म वायरस दिया था पास्चर ने। साइंटिस्ट का नाम क्लियर है, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, वायरस को लेकर शेप की बात करता हूं यहां पर। तो शेप, वायरस 3 शेप्स में एग्जिस्ट करता है, ध्यान से समझ सुनिएगा प्लीज। वायरस 3 शेप में एग्जिस्ट करता है, एक है हेलिकल, दूसरा है क्यूबिकल, तीसरा है बाइनल। ठीक है, हेलिकल वायरस, क्यूबिकल वायरस और बाइनल वायरस। मेरी बात सुनते रहिएगा, समझ रहिएगा। इलॉन्गेटेड हेलिकल, यहां पर मैंने बोला वायरस, हेलिकल वायरस शेप में इलॉन्गेटेड हेलिकल, हेलिक्स लाइक, हेलिक्स या हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्वाइड नहीं, ठीक है, इलॉन्गेटेड हेलिक्स शेप। क्यूबिकल वायरस क्यूब लाइक होगा, कहीं कहीं पर रोम्बस शेप भी बोलते हैं, रोम्बस शेप। और बाइनल वायरस हैज बोथ हेलिकल एंड क्यूबिकल शेप, हेलिकल एंड क्यूबिकल शेप। ठीक है, सो यहां पर हम हेलिकल वायरस में जो है टोबैको मोज़ेक वायरस को रख सकते हैं, और क्यूबिकल में जो है इन्फ्लुएंजा और भी अलग अलग वायरस है वो आ सकते हैं। यहाँ पर जो है शेप में जो है हेलिकल, क्यूबिकल और बाइनल एग्जाम्पल नहीं मेंशन कर रहा हूं, एग्जाम्पल दिया भी नहीं गया है। जो है कोई रेफरेंस बुक में या जो है एनसीईआरटी में शेप देखा तो आप वो याद कर लीजिएगा प्लीज। हेलिकल, क्यूबिकल और बाइनल 3 डिफरेंट शेप में वायरस एग्जिस्ट करते हैं। इरेज कर रहा हूं इसको।